हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट रेशियो का कॉन्सेप्ट। ऑल्दो इस वीडियो में हमने कोई क्वेश्चन कवर नहीं करा है, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं करंट रेशियो को। करंट रेशियो, आप इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बुला सकते हो। करंट रेशियो का आपके पास फॉर्मूला गिवन है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यानी कि इस रेशियो को देखकर आप सभी को पता चल रहा होगा कि अगर मुझे करंट एसेट्स मिल जाए सारे और करंट लायबिलिटीज मिल जाए सारे, मैं यहाँ पर पुट कर दूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यस और नो। तो आओ देखते हैं कि करंट असेट्स में एंड करंट लायबिलिटीज़ में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है और क्या एक्सक्लूड करनी है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, आप वर्ड करंट को देखकर ही पता कर ले रहे होगे कि ये आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये करंट असेट्स में आएंगे। नेक्स्ट है आपकी इन्वेंट्रीज। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक एंड एक हमारे पास होता है इन्वेंट्री। दोनों में फ़र्क होता है। अब फ़र्क क्या है? स्टॉक आर द गुड्स फॉर सेल, दैट इज व्हाट्स यू कॉल स्टॉक। इन्वेंट्री में क्या आता है? इन्वेंट्री में आता है गुड्स फॉर सेल प्लस इक्विपमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू मेक दिस। यानी कि आपको ये पता चला कि स्टॉक तो वो गुड्स हैं जो हमें सेल करने हैं। इन्वेंट्री में भी हम गुड्स सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ इक्विपमेंट्स भी इंक्लूडेड है जो कि गुड्स को बनाने में काम आते हैं। एंड आप सभी को पता है कि करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, दैट इज विद इन 1 ईयर। एंड आपको पता है कि जो हमारे गुड्स हैं फॉर सेल, हम इन्हें आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगे। इन शॉर्ट गुड्स फॉर सेल आपको इंक्लूड करना है एंड इन वेरी शॉर्ट आपको इन्वेंट्री इंक्लूड करनी है एक्सेप्ट योर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्यों नहीं इंक्लूड करने? इसलिए नहीं इंक्लूड करने क्योंकि ये जो लूज टू स्टोर स्पेस यानी कि इक्विपमेंट्स हैं गुड्स को बनाने में काम आ रहे हैं, ये थोड़ी सेल के लिए हैं, ये थोड़ी कैश में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसलिए इन्वेंट्री तो हमें इंक्लूड करना है, बट हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करते हुए चलना है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इक्विपमेंट्स, क्योंकि वो बेचने के लिए है ही नहीं। देन आपके पास आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो अब एक और चीज़ समझते हैं। आपको पता है बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स से हमारे पास क्या आता है? पैसा आता है, ये सुनो। तो इन दोनों को मिलाकर एक टर्म बता दिया गया है कि हम इसे बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली क्रेडिटर्स को हमें पैसा पे करना पड़ता है एंड सेम इज द केस विद योर बिल्स पेएबल, ये भी पेमेंट से रिलेटेड है। तो इन दोनों टर्म्स को मिला के एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, दैट इज ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। हमें क्या करना है? ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड करने हैं, यानी कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल इंक्लूड करने हैं। लेकिन डेटर्स का जब भी आप अमाउंट लो, तब आप याद रखना जो हमारा प्रोविजन होता है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन तो एक संदेह है कि आगे हमारे पैसे हो सकता है इतने रुपए आए ना, तो भैया ये कैश में थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्यों लेंगे? तो इसको एक्सक्लूड करते हुए चलना है, यानी कि इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, देन आपके पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश के इक्वल चीज़ें, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। फॉर योर एग्जाम्पल्स देर आर योर चेक्स, देर आर योर ड्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? इंक्लूड करते हुए चलनी है।
देन आपके पास है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी भी बंदे को, किसी भी लोग को दिए हैं शॉर्ट लोन्स एंड एडवांसेस, देन वो आपको इंक्लूड करते हुए चलना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस दैट इज बीइंग पेड इन एडवांस आर योर असेट्स, यू हैव टू इंक्लूड दैम। एक्रूड इनकम, जो इनकम आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है। एडवांस टैक्स, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इंक्लूड करते हुए चलनी है। यानी कि हमको ये समझ में आया कि हमें यहाँ से एक्सक्लूड करते हुए चलना है दो चीजों को, वो है इन्वेंटरीज तो इंक्लूड करनी है, बट इसमें से हमारे जो स्टोर्स स्पेयर्स वगैरह है, स्टोर्स यानी कि लूज स्टोर्स वगैरह जो है हमारे, ये हमें इग्नोर करने हैं, ये हमें इग्नोर करने हैं, यानी इंक्लूड नहीं करने हैं। सिमिलरली हमारा जो प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। ओके, करंट लाइबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फॉर योर एग्जांपल इज गिवन योर बैंक ड्राफ्ट, ये आपको इंक्लूड करनी है बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है इट इज शॉर्ट। सिमिलरली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपको इंक्लूड करते हुए चलना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, एक टैक्स का अमाउंट है जो आप सेट असाइड करते हो, तो ये तो पेमेंट के लिए। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि आप को पे करनी है, यस जो आपको पे करनी है विद इन 12 मंथ्स, विद इन 1 ईयर। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड दैट इज बीन रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स बट येट नॉट पेड। Yes. What is proposed dividend? Proposed dividend is a kind of dividend that has been recommended by your directors but it is not yet been paid. So ये current liability है, पे करना है। ट्रेड पेबल्स आपको पता है ये शॉर्ट टर्म होते हैं, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो ये इंक्लूड करना है। करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो 12 महीने में आपको पे करने ही है, वो आपको इंक्लूड करना है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है ना। व्हाट इज दिस योर अनक्लेम डिविडेंड, वो डिविडेंड जो कि कंपनी ने तो अलाउ कर दिया है लेकिन जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर है वो इस पैसे को अभी तक लेने नहीं आया, तो ये हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस शेयर होल्डर को, यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंपनी की लाइबिलिटी होती है कि वो इस शेयर होल्डर को पैसे दे दे। ठीक है। देन आपके पास है कॉल्स इन एडवांस, कोई भी एडवांस चीज़ आपकी रेंट लाइबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है। सो ये है आपका कि आपको करंट असेट्स में क्या इंक्लूड करते हुए चलना है एंड करंट लाइबिलिटीज़ में क्या इंक्लूड करना है। आप मेरे को एक चीज़ बताना, क्या मैं करंट असेट्स की जगह कैन आई राइट इट एज शॉर्ट टर्म असेट्स? हाँ बिल्कुल लिख दो, क्योंकि करंट असेट्स का मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स ही होता है। देन यस वी कैन राइट इट। सिमिलरली आप करंट लाइबिलिटीज़ की जगह लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ये सुन लो गाइस, बता दीजिए। यस हम लिख सकते हैं। अब मेरे को आप एक बात बताओ, यहाँ पर हमने लिखा है शॉर्ट टर्म असेट्स अपॉन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म असेट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पूरे कर पाएंगे या नहीं। यस और नो, दैट मीन्स हियर वी आर सीइंग what the short term financial position of the company. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल या फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हर कंपनी इस रेशियो के थ्रू पता करना चाहती है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएगी या नहीं। दैट मीन्स इट वांट टू चेक इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है कि वाई डू वी कैलकुलेट दिस रेशियो। This ratio is calculated to assess the firm's ability or the company's ability to meet its short-term liabilities on time, कि कंपनी क्या अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को टाइम पे पूरा कर पाएगी। ठीक है। आपको पता है कि करंट रेशियो, आई एम राइटिंग दिस एज करंट रेशियो। ठीक है। इक्वल्स टू होता है आपका, हाँ जी, करंट रेशियो आपका इक्वल्स टू होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। तो हर कंपनी इसको अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए यूज़ करती है। बोला गया है कि आइडल रेशियो आपका 2:1 होना चाहिए। आइडल रेशियो 2:1 का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी कंपनी अपने करंट रेशियो को कैलकुलेट करे तो ये रेशियो बहुत बढ़िया होता है आना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि आपके करंट असेट्स मान के चलते हैं 2 लाख रुपए के हैं, ठीक है। करंट असेट्स आपके कितने हैं, 2 लाख रुपए के हैं। अपॉन करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला होता है, एंड करंट लायबिलिटीज मान के चलते हैं 1 लाख रुपए की है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर 2:1 आ रहा है। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपके करंट असेट्स हैं वो ट्वाइस होने चाहिए एज कंपेयर्ड टू योर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब ऐसा है क्यों? कोई ना कोई तो लॉजिक होगा कि हमने करंट असेट्स को ट्वाइस रखा, यानी कि कंपनी ने करंट असेट्स को ट्वाइस रखा। देखो वही बात है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला आपके पास है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड आपके करंट असेट्स में कैश हुआ, इन्वेंट्री हुई और बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई, यस और नो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हुए, बात की अलग अलग चीज़ें हुई करंट असेट्स में, यस और नो। इसी तरीके से आपकी करंट लायबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, हाँ या ना। अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर ट्वाइस ही क्यों लिया करंट असेट्स को। अगर करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ के बराबर होते तब भी तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ पूरी हो जाती, हाँ या ना। तो फिर ट्वाइस क्यों लिया गया करंट असेट्स को, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, बिकॉज कंसेप्ट बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन्वेंट्री को हाईलाइट किया मैंने, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपकी कंपनी को अभी अभी करंट लायबिलिटीज चुकानी है। इट्स वेरी अर्जेंट दैट आपको करंट लायबिलिटीज चुकानी है। तो क्या ज़रूरी है कि आपकी इन्वेंट्री बिक जाए? ज़रूरी है कि आपकी इन्वेंट्री बिक जाए और आपके पास पैसा आ जाए और आप सारी की सारी करंट लायबिलिटीज को चुका दें? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। इसीलिए अब क्या होगा कि ये जो हमारे बाकी असेट्स हैं वो काम आएंगे इन सारी करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए, हाँ या ना। दैट मीन्स इन्वेंट्री हमारी यहाँ से हट गई, क्योंकि इन केस ऑफ नीड व्हेन देयर इज द अर्जेंसी द कंपनी नीड्स द मनी, है ना, तब हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो हमारे कैश जो बैंक में पड़े हुए हैं, जो कैश इन हैंड है, वो काम आएगा दैट्स को चुकाने के लिए। इसलिए यही कारण है कि हमने यहाँ पर ट्वाइस लिया है, ठीक। क्योंकि इन्वेंट्री भी हट गई अगर, तो बाकी तो असेट्स हैं, बाकी तो करंट असेट्स हैं। आई वुड से इट एज करंट असेट्स, बाकी तो करंट असेट्स हैं कि वो हमारी करंट लायबिलिटीज को पूरा कर सके, ठीक है। ओके, तो आइडियल रेशियो 2:1 माना जाता है। अब कुछ और बातें। बात नंबर पहली, द फर्स्ट पॉइंट, आपको पता है कि आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, यानी कि आपके करंट असेट्स ट्वाइस होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। इफ रेशियो इज लेस क्या होगा? सबसे पहली मेन चीज है, अगर रेशियो कम है तो क्या होने वाला है। रेशियो कम का मतलब आपको पता है, करंट रेशियो आपका होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये सुनो। अब आपके जो करंट असेट्स हैं मान के चलते हैं 50,000 रुपए के हैं, एंड आपकी करंट लायबिलिटीज हैं 1.5 लाख रुपए। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर कि करंट असेट्स आपके इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो आपकी करंट लायबिलिटीज को पूरा फुलफिल कर सके। रेशियो आपका यहाँ से आ रहा है 1:3, यानी कि 3 गुना है लायबिलिटीज और हमारे करंट असेट्स इतने हैं ही नहीं कि इस लायबिलिटी को पूरा कर सकें, यस और नो। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी के पास शॉर्टेज है वर्किंग कैपिटल की। क्या बोला मैंने? 2 चीज बोली। सबसे पहली चीज मैंने जो बोली वो ये है कि लैक ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो में जो हमारा करंट रेशियो आता है वो अच्छा नहीं है। कंपनी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगी। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब बात ये आती है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बात ये आई कि वर्किंग कैपिटल है क्या, यस और नो। व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल
इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर योर करंट लायबिलिटीज। यानी कि करंट एसेट्स कितने ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज से। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, वर्किंग कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जो कि आपके डे टू डे ऑपरेशन में ज़रूरत होती है, रोज़ाना के काम में, कंपनी के रोज़ाना के काम में, रोज़ाना की लायबिलिटीज़ को चुकाने में काम आता है। और ये कैसे निकलता है? ये निकलता है करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। इस पोजिशन तो ये लैक ऑफ लिक्विडिटी पोजिशन है, शॉर्टेज है वर्किंग कैपिटल की, यहाँ पर पैसा ही नहीं है करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि हमारा आइडल रेशियो 2:1 है। कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ या ना? लेकिन कभी आपने सोचा कि आइडल रेशियो तो हमारा 2:1 है, अगर हमारा रेशियो 2:1 से ज़्यादा हुआ तो अच्छा होगा, हाँ या ना? नहीं, आप लोग गलत हैं। अगर आपका आइडल रेशियो इज ग्रेटर देन 2:1, यानी कि आपका रेशियो 8:1 है, 10:1 है या 4:1 है, तो आपका ये रेशियो बहुत बेकार है। ऑल्दो इट मे बी गुड फॉर क्रेडिटर्स, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंपनी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? देखो, फिर वही बात, आपको बताया करंट रेशियो होता है आपका करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये सुनो, अब आपको बताया यहां पर हमारे पास इन्वेंट्री है, कैश है, हाँ या ना? डेटर्स है और काफी अलग अलग करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर मैं इसे फिगर में लूँ, मान के चलना हमारे करंट असेट्स 8 लाख रुपए के हैं। ठीक है, 8 लाख रुपए के करंट असेट्स हैं, हमारी करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपए की है। अब आप एक बात बताना, इस करंट असेट्स में मैंने आपको बताया ये 8 लाख अमाउंट आया कैसे? इन्वेंट्री प्लस कैश प्लस डेटर्स को करके, ठीक है, प्लस मान लेते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, मतलब आपने लोन दिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांस आई वुड से। ठीक है, अब इन्वेंट्री देखो 8 लाख रुपए है, इतना ज्यादा करंट असेट्स है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को 8 बार पे कर सकते हैं। 8:1, 8 गुना है हमारे करंट असेट्स एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। ये सुनो, तो आप जो ये 8 लाख रुपए है इसमें से कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकते हो। देखो, ज्यादा रेशियो होना सही नहीं है। इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू कि ज्यादा रेशियो होना सही नहीं है, क्योंकि ये देखिए इन्वेंट्री जो है ऐसे ही पड़ी हुई है कंपनी की, क्योंकि सेल हो ही नहीं रही। कैश ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैंक में ऐसे ही पैसा पड़ा हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखी ही नहीं कंपनी ने, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है लोगों पर। डेटर्स से हमने कलेक्शन पॉलिसी बनाई ही नहीं। डेटर्स के कौन होते हैं? वो कस्टमर्स जिनको हमने उधार पे सेल करा है। हमने कोई कलेक्शन अपॉर्चुनिटीज, कलेक्शन पॉलिसीज, आई वुड से कलेक्शन पॉलिसीज नहीं बनाई। ठीक है, तो ज्यादा करंट रेशियो भी होना अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट मैंने अभी तक क्या बातें बताई उसको देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आइडल रेशियो आपका 2:1 होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ करंट असेट्स एज कंपेयर टू योर करंट लायबिलिटीज। अगर रेशियो कम होगा आइडल रेशियो से तो इट इंडिकेट्स लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड शॉर्टेज ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। इफ रेशियो इज मोर देन द आइडल रेशियो, although it's good for the creditors, but it is not necessary that it will be good for your company. क्यों? क्योंकि a much higher ratio indicates inventory might be filling up because of poor sales। inventory ऐसे ही पड़ी हुई है क्योंकि सेल हुई नहीं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, बाहर वाले लोगों को, आउटसाइडर्स के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट। लार्ज अमाउंट इज लॉक्ड इन ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि डेटर्स बीआर से पैसा नहीं आया ड्यू टू इनएफिशिएंट कलेक्शन पॉलिसी। कैश और बैंक बैलेंसेस माइट बी लाइंग आइडल, क्योंकि उसका नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, इन्वेस्ट ही नहीं करा हमने। ठीक है, तो ज़्यादा आइडल रेशियो होना भी अच्छा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सम्स करते हुए समय मदद आएगी। इन्वेस्टमेंट अगर वर्ड लिखा है
तो आप उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे, एंड ये आपका नॉन करंट है, इसलिए आपको इंक्लूड नहीं करना है। अगर सिर्फ वर्ड आपके पास लिखा हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आप इस चीज़ को भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान के चलोगे, ये भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है कि कैसी इन्वेस्टमेंट है, तो आप नॉन करंट मानेंगे, ये हमारी अजम्पशन रहेगी। लेकिन वर्ड करंट लिखा हुआ है, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट मीन्स इट विल बी इंक्लूडेड। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये इंक्लूड करी जाएगी। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? इन शॉर्ट आप ये समझ लो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। लूज टूल्स आपको इंक्लूड नहीं करना है। पेटेंट्स, गुडविल हुई आपकी, ट्रेडमार्क हुई, ये आपके नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। काफ़ी लोगों को लगता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड नहीं करना, बट असल में बात यह है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड करना है, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अब यहाँ पर दिया हुआ है लोन, लोन ऑन मॉर्टेज, मॉर्टगेज और मॉर्टेज। आपको यहाँ दिया हुआ है लोन, लोन ऑन मॉर्टेज, बैंक लोन। ये सारे लोन्स के आगे लिखा नहीं हुआ कि ये करंट है या नॉन करंट है। जिस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट के आगे नहीं लिखा था तो हमने उसे नॉन करंट माना, इसी तरीके से हम ये भी इसको नॉन करंट मानेंगे। दीज आर योर नॉन करंट, यस और नो, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे कुछ लिखा हुआ है, दिस रेशियो हेल्प अस टू फाइंड द short term financial position of the business, but not a true measurement, it's not a true measurement for short term financial position। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ज़रूरी थोड़ी है कि आपके इन्वेंट्री से पैसा आ जाए, ये सुनो, इतनी लिक्विडिटी पोजीशन आप चेक नहीं कर पाते हो, इसलिए आपके पास एक और रेशियो है जिसे हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास दो रेशियो आते हैं। सबसे पहला रेशियो आपके पास होता है करंट रेशियो, दूसरा रेशियो आपके पास होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर है लिक्विड रेशियो। तो इन शॉर्ट ये चीज बताना चाह रहे हैं कि करंट रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को देखने में ठीक है, काम आता है, लेकिन ये ट्रू मेजरमेंट नहीं है। ट्रू मेजरमेंट आपका लिक्विड रेशियो है। सो आपकी ये वीडियो जो है उसमें हमने समझा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करा करंट रेशियो के लिए। यस और नो, हमने पढ़ा कि करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। करंट एसेट में क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। फिर हमने देखा कि हमें रेशियो कैलकुलेट करना क्यों है। आइडल रेशियो 2:1 होता है, अगर कम हुआ तो क्या, अगर ज़्यादा हुआ तो क्या दोनों अच्छे हैं? नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे सम सॉल्व करते समय के लिए, यस और नो। और हमने ये देखा कि ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एक मेजर तो है, लेकिन ट्रू मेजर नहीं है, क्योंकि हम इसके आगे पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो, जो कि हमारा क्या होने वाला है, एक ट्रू मेजरमेंट होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। होप सो आपको करंट रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।